स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस तरह से ये सीरीज चलती है एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हर बच्चा बिल्कुल ध्यान से देखे, क्योंकि हर बच्चे के स्कूल लेवल में जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपके स्कूल में चल रहा है, उसमें स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी जो आपके स्कूल लेवल में सीक्वेंस एंड सीरीज से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादातर मैं आपको कराने वाला हूं, तो आपके स्कूल का भी काम हो जाएगा साथ ही साथ। और बाकी जो पैकेज के डाउट्स है वो हमें हर बार क्लास के अंत में डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं एपी के साथ। एपी का मतलब फुल फॉर्म होता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों जैसे मैं एक सीरीज लिख देता हूं, जैसे मैंने एक लिखा, फर्स्ट टर्म मैंने लिखा ए, सेकेंड टर्म मैंने लिखा ए प्लस डी, थर्ड टर्म बच्चों मैंने लिखा ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म लिखा ए प्लस 3d, प्लस डॉट 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 डॉट। बच्चों अगर ध्यान से देखें, अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि एपी का nth टर्म बताओ, तो वो एपी के nth टर्म को कहता है कि सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, एपी का nth टर्म ये होगा। अब इसकी कोई प्रूविंग एज सच नहीं होती, ये आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए बेटा, आपका जो फर्स्ट टर्म है, आपका जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर वो ए है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या है, ये भी ए है, यहाँ भी देखिए बच्चों ये आपके क्या है, ए है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, दिस इज योर ए जो है आपका, ये एपी क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म है। तो बच्चों ये आपका एपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इस तरह से बच्चों ये एपी चलती ही चली जा रही है। और बच्चों हम ध्यान से देखें कि इस एपी का अगर हम nth टर्म लिखेंगे तो nth टर्म में क्या होगा, nth टर्म में भी ए होगा। ये बात पक्की है, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि nth टर्म में भी ए जरूर होगा, क्योंकि एपी के हर टर्म में ए है। और बच्चों अगर हम सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो एक कॉमन डिफरेंस आता है जिसको हम लोग डी कहते हैं। फिर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं तो वो फिर से आपके पास एक डिफरेंस आता है जिसको आप डी कहेंगे। तो आप देखेंगे कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एक बार कांस्टेंट आ रहा है हर जगह। लेकिन बच्चों आपका डी कहां से चालू हुआ है, डी फर्स्ट टर्म से चालू नहीं हुआ है बच्चों, डी आपका सेकेंड टर्म से चालू हुआ है। इसका मतलब बच्चों अगर एक ए ए ए ए हर बार आ रहा तो nth टर्म में भी ए आएगा। लेकिन बच्चों डी 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 फर्स्ट टर्म में नहीं था, वो मिसिंग है। इसका मतलब बच्चों अगर हम nth टर्म लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, nth टर्म में a तो होगा लेकिन d एक कम होगा, मतलब वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चों अगर ये बात आपको नहीं भी समझ में आई है तो एज इट इज आप याद रख लीजिए कि एपी का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ये ज्यादातर बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और अगर हम इसको एपी कहते हैं तो एपी का मतलब ये हुआ कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मैं रेशियोज की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं रेशियोज की बात करूंगा तो मैं जीपी का नाम लूंगा, जब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो मैं एपी का नाम लेता हूं। तो एपी, दिस इज एपी, इसको हम लोग कहते हैं एपी। तो बच्चों एपी का nth टर्म आज के बाद हर बच्चे को पता होना चाहिए कि वो a प्लस n माइनस 1 डी होता है, क्योंकि nth टर्म में d जो होगा वो n बार नहीं होगा। d कहां से चालू हो रहा है, सेकेंड टर्म से, तो उसका मतलब वो कितनी बार होगा, n माइनस 1 टर्म्स। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म से d होता तो हम उसको जरूर a प्लस एन डी लिखते, है ना। लेकिन वो सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रहा, इसलिए हमने उसको क्या लिखा है, n माइनस 1 डी लिखा है। तो यहां तक बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एपी का क्या मतलब है, एपी को किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है बिगिनिंग लेवल पे क्वेश्चन, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखता हूं। जैसे इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पूछा जाएगा विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी इज, एपी आपकी है बच्चों 3, 8, 13 डॉट 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 इज 248। तो बच्चों पूछा जा रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 248 होगा। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत आसान सा काम है
कि एपी का टर्म कौन सा 248 होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने बताया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, तो हर बार आपको एक डिफरेंस सेम मिल रहा होगा। तो वो डिफरेंस क्या है बच्चों, 5। तो कॉमन डिफरेंस बच्चों कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करके। तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। अब बच्चों पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि इस एपी का कौन सा टर्म 248 होगा। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, सेकंड टर्म सर 8 है, थर्ड टर्म सर 13 है। अब सर 248 कौन सा टर्म होगा, हमको भी नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट द nth term of AP, let the nth term of AP will be, क्या होगा, 248। हमने मान लिया AP का nth टर्म है 248। अब मेरे को पता ही नहीं इसलिए मैंने मान लिया वो nth टर्म है AP का। तो बच्चों nth टर्म क्या होता है, nth टर्म को हम लोग an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर बच्चों हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो बच्चों an की क्या वैल्यू है, nth टर्म ऑफ द AP इज an, दैट इज 248। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म बच्चों 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बच्चों 5 है। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों उसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 248 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 1। तो बच्चों ये कितना आ गया, ये आ गया 245 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो हमसे बेशक यहां से पूछ सकता है। बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 50 आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है, 50 आ रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 50 आ गई, यानी इस AP का जो 50th टर्म होगा वो 248 होगा। इस AP का 50th टर्म जो होगा वो 248 होगा। तो बच्चों ये आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आपको ये AP का पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने किया। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है AP के कौन से टर्म पे, nth टर्म पे। अब बच्चों जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास कई तरह की यहाँ पे एनालिसिस देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि AP का nth टर्म क्या होता है, ये सभी बच्चे ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ चुके हैं कि वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों AP के n टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस AP के n टर्म्स का सम। और अगर बच्चों इस सम को हम किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, हम इसको लिखते हैं n बाई 2a को लिख देते हैं a प्लस a, 2a को लिख देते हैं बच्चों a प्लस a। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है बच्चों, ये AP का nth टर्म होता है। और बच्चों आपको हमेशा याद रखना होगा nth टर्म ऑफ द AP विल बी द लास्ट टर्म ऑफ AB। इसलिए बच्चों हम लोग सम को दो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बच्चों दूसरा फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस l, जहां पर l क्या होता है, उस AP का लास्ट टर्म होता है। और दिस विल बी द nth टर्म ऑफ द AP। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इतने स्टैंडर्ड अब आपको पता है। AP का nth टर्म, AP का सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि सर क्वेश्चंस कैसे किया है। तो बच्चों ये हो गया AP का nth टर्म और AP के जो मैंने आपको बताया कुछ स्टैंडर्ड्स, ये आपको याद रखने होंगे। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और केसेस को हम लोग समझते हैं। बच्चों अगर हमसे कहा जाए कि कभी भी आपको AP में 3 टर्म्स लेने हैं या AP में 4 टर्म्स लेने हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बच्चों क्वेश्चन इसमें किस तरह के बनते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे। जैसे बच्चों मैंने क्वेश्चन आपकी अभी स्क्रीन पे लिख रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा।
जैसे बच्चों ने लिख दिया द सम, सभी लोग बच्चे अपनी स्क्रीन पे देखें, मैंने लिखा है द सम ऑफ 3 numbers, the sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8। ध्यान से देखिए बच्चों क्या लिखा है, the sum of 3 numbers in AP is -3 and their product is 8, find the numbers। क्या पूछा गया, find the numbers। तो ये बच्चे कई सारे बच्चे जानते होंगे ऑलरेडी, हो सकता है ये कर चुके हो। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे 3 नंबर जो एपी फॉर्म कर रहे हैं उनका सम -3 और उनका जो प्रोडक्ट है 8 है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस और भी ह्यूज वैरायटी के बन सकते हैं। हो सकता है आपके पास आ जाए 3 नंबर की जगह 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो बेटा क्वेश्चंस में वेरिएबल्स बढ़ते चले जाते हैं और इक्वेशंस कम हो जाती हैं, सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटा ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं कि कभी भी अगर हमको एपी में 3 नंबर्स लेने हो, 4 नंबर्स लेने हो, तो उनको किस तरह से लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। और अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, आप कहेंगे फर्स्ट टर्म ए ले लिया, सेकेंड टर्म ए प्लस डी ले लिया, थर्ड टर्म ए प्लस 2d ले लिया, यही तो करेंगे आप। और इस तरह से करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को आपको याद रखना होगा। तो मैं स्टैंडर्ड्स मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। तो बच्चों देखिए, जैसे आपने लिखे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर बच्चों आपने लिख दिया यहाँ पर टर्म्स। देखिए तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर एपी में कभी भी आपको 3 टर्म लेने हो तो आप इस तरह से लेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। और एपी में कभी भी बच्चों 4 टर्म लेने हो तो हम लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये बच्चों एपी में 4 टर्म लेने का तरीका है। और बच्चों कभी भी एपी में 5 टर्म लेने हो तो 5 टर्म हो गया a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है। और बच्चों कभी भी एपी में आपको कौन से टर्म लेने हो, 6 टर्म्स लेने हो, तो उसको कैसे लेंगे ये आपको याद रखना होगा। अगर आप अभी बिगिनर्स हैं, आपने कभी नहीं देखा है, तो आप कम से कम 3 और 4 टर्म्स तक तो याद ही रख सकते हैं, तो उतना याद रखिए, बाकी मैं आपको कवर अप कराऊंगा। तो बच्चों ये लेने का तरीका होता है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। तो बच्चों एपी में 3, 4 और 5 और 6 टर्म्स लेने का ये तरीका है। अब बच्चों अपना क्वेश्चन आप पढ़िए तो आपको क्लियर होगा, वो आपकी स्क्रीन पे मैंने फिर से नीचे लगा दिया। क्या लिखा है देखिए, लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि एपी में आपने 3 नंबर्स कौन कौन से लिए। एपी में आपने 3 नंबर्स लिए हैं, a माइनस डी, ये पहला नंबर है, फिर दूसरा नंबर a, तीसरा नंबर है a प्लस डी। यही तो बताया मैंने, एपी में कभी भी 3 टर्म्स लेंगे तो इस तरह से लेते हैं। तो ये 3 टर्म्स एपी फॉर्म कर रहे हैं और इनका सम कितना है, सम है इनका -3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपकी ये क्वेश्चन काफी इजी बन गई, क्योंकि इस इक्वेशन में डी से डी बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा 3a इज इक्वल टू -3, दैट मींस a इज इक्वल टू -1। ये आ गया। तो बच्चों यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपने a की वैल्यू इतनी जल्दी निकाल भी ली है, अब आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, आपके पास एक दूसरा रिलेशन दिया है, अब अपनी कॉपी में पढ़िए। आपने दूसरा रिलेशन दिया है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 है, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो 8 है। क्या है, 8। इनका जो प्रोडक्ट है 8। तो a क्या हुआ बच्चों, a हुआ -1 माइनस डी। ठीक, तो ध्यान से देखिए, मैंने a की वैल्यू पुट कर दी है बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखिए।
मैंने a की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर दी। सभी लोग ध्यान से देखें, तो a की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है। पुट करने के बाद आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये d माइनस है, ये वाला माइनस अंदर कर दो, तो ये d प्लस 1 बन जाएगा। और बगल में क्या है, d माइनस 1 है, इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, दैट इज d स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब आपके पास क्वेश्चन जो था वो खत्म हो चुका है। आपने जो एपी मानी थी उसका आंसर आ चुका है। तो आपने एपी का फर्स्ट टर्म क्या माना था, a माइनस डी, फिर क्या माना था a, फिर क्या माना था a प्लस डी। वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। a आपका क्या है -1, और आप d यहाँ पे एक बार लेंगे +3, फिर लेंगे -3। तो अभी हम +3 लेना है, तो ये हो गया -3। फिर आपका a क्या है -1, फिर a क्या है -1, और d की वैल्यू क्या है +3। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा -4, ये बन गया -1, और ये हो गया 2। तो बच्चों ये एक एपी का फॉर्मेशन हो गया। तो आपकी एपी एक बन के आई है -4, -1, 2। अगर आप दूसरी एपी का फॉर्मेशन करेंगे तो वो भी हो सकती है, उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स यही रहेंगे, आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। -1 माइनस माइनस +3, अब आप डी की वैल्यू -3 पुट करेंगे। तो बच्चों देखिए ये भी एक एपी फॉलो हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों कि एक इंक्रीजिंग एपी है और एक डिक्रीजिंग एपी है। तो बच्चों ये दो तरह की एपी पॉसिबल हो सकती है जो हमारे पास केस दिया गया उस तरह के केस में। तो बच्चों ये दोनों ही आपके आंसर्स हो गए, सभी बच्चों को क्लियर होने चाहिए। तो एक आंसर बच्चों आपका ये हो गया और दूसरा आंसर बच्चों आपका ये हो गया। तो अभी तक सभी बच्चों को क्लियर है कि एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का nth टर्म क्या होता है, सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं और आगे बातों को समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस और भी ज्यादा इजी लगने लगे। तो आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को पूरी तरीके से मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ the sum of n terms of AP is 3n square plus 5n, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of m. Find the value of m. तो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड होता है वो अब आपको समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों उस तरह के क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड है, अगर आप एक छोटी सी बात लेकर के चलें तो मैं स्टैंडर्ड को आपको आराम से बता दूंगा। पहले छोटी सी बात समझिएगा। छोटी सी बात यह है कि जैसे मैंने बच्चों एक एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने लिखा 1 3 5 7 ... तो बच्चों ये क्या फॉर्म हो रही है, ये एक तरह की एपी फॉर्म हो रही है। इस एपी में बच्चों देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। बच्चों अगर हम पूछें एपी के फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना है तो आप कहेंगे सर 4 है। एपी के फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा तो तुम कहोगे सर ये तो 1 ही होगा खुद अकेला। अच्छा एपी के थर्ड टर्म 3 टर्म्स का सम क्या होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, तो तुम कहोगे सर 5 और 3 8 और 1 9 होगा। हमने कहा यस। हमने कहा देखो इनमें एक रिलेशंस होते हैं। क्या रिलेशन होते हैं, अगर तुम एपी के मान लो तुमने फर्स्ट 2 टर्म्स का सम लिया और फर्स्ट 1 टर्म्स तक का सम माइनस कर दिया, ध्यान से देखिएगा, तो आपका जो नंबर निकल के आया है, ध्यान से देखिए आपने क्या किया, ध्यान से देखिए सभी बच्चों, हम एक फॉर्मूला एक रिलेशन यूज करना चाहते हैं
वो रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या रिलेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ क्या रिलेशन यूज करना चाहते हैं, हम ये देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म तक का सम अगर माइनस कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा नंबर आ रहा, आपके पास सेकेंड टर्म निकल के आ रहा। देखिए कौन सा टर्म निकल के आ रहा, सेकेंड टर्म। आप वैल्यू चाहे पुट करके देख लीजिए, सेकेंड टर्म आपका क्या है, 3 है। दैट मीन्स बच्चों ये अगर हम बात आगे तक एक्सटेंड करते चले तो ये बात आगे तक एकदम ट्रू होती है। मतलब अगर हम n टर्म्स का सम ले लें और उसमें से n-1 टर्म्स तक का सम माइनस कर दें तो आपके पास कौन सा टर्म निकल के आता है, एपी का nth टर्म निकल करके आता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी गिवन है तो आप उससे सम ऑफ n-1 ऑफ टर्म्स ऑफ एपी निकाल लीजिए और उनको माइनस कर दीजिए तो आपके पास एपी का nth टर्म आ जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन स्कूल्स में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। ये बच्चों ये क्वेश्चन स्कूल्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी इजी क्वेश्चन है और स्कूल के एग्जाम्स तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन ये बहुत ही कॉमन होता है। तो बच्चों n टर्म्स का सम क्या है, सभी बच्चे बताएं, वो है 3n² प्लस 5n। और n-1 टर्म्स तक का सम क्या होगा, वो होगा 3 टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n-1। बच्चों तो Sn-1 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 टाइम्स n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। अब बच्चों उसको अगर आप nth टर्म निकालना चाहेंगे तो Sn-1 करेंगे। तो बच्चों देखिए ये आपका Sn लिखा हुआ है, अगर हम इसको उससे माइनस करेंगे तो आएगा -3n² माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों ये वाले टर्म्स हम कैंसिल कर देते हैं, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। और टर्म्स कैंसिल होने के बाद देखो बच्चों आपका nth टर्म निकल के आया है। क्या nth टर्म निकल के आया है, वो है 6n और ये हो गया 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो बच्चों ये आपका nth टर्म है 6n प्लस 2। दिस इज nth टर्म ऑफ द एपी। यदि बच्चों आपको डाउट लगे तो आप इसमें n की वैल्यू 1 डालो, फिर n की वैल्यू 2 डालो, फिर n की वैल्यू 3 डालो। अगर आप ऐसा करेंगे तो एपी का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्लियर आपको नजर आएगा। जैसे आप देखिए बच्चों यहाँ पे n की जगह 1 डालिए तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n की जगह 2 डालिए तो 6 2 जा 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। n की जगह 3 डालिए 6 3 जा 18, 18 और 2 20। तो बच्चों ध्यान से देखिए 14 माइनस 8 6, 20 माइनस 14 6। इसका मतलब ये जो 6n प्लस 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एपी का nth टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। और बच्चों याद रखिएगा जो n का कोफिशिएंट होता है ना वो कॉमन डिफरेंस होता है। अगर आप चेक कर लें इस एपी का कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा और n का कोफिशिएंट भी क्या है 6 है। तो बच्चों कभी भी nth टर्म अगर इस तरह से लीनियर फॉर्म में दिया हो लाइक दिस, जैसे यहाँ पे दिया है an प्लस, तो बच्चों जो a होता है ना वो AP का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये आपको याद रखना होगा। अब बच्चों क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्वेश्चन तो अब बहुत ही माइन्यूट बचा है। बच्चों अगर आपके पास nth टर्म है तो nth टर्म से आप mth टर्म भी लिख सकते हैं, pth टर्म भी लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और बच्चों mth टर्म की वैल्यू आपको पता है, वो मैंने आपको बताई है, वो है बच्चों 164। और बच्चों अगर यहां से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 162 और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 27। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन में पूछा था m की क्या वैल्यू होगी, तो m इज 27। तो बच्चों ये एक आज का स्टैंडर्ड फिर से बन गया, आपके स्टैंडर्ड बढ़ते चले जा रहे हैं कि Sn-1 करेंगे तो हमारे पास AP का nth टर्म आ जाएगा। तो सभी बच्चों को ये बात यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पहले इतना देख लीजिए, अगर किसी को कोई बीच में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। मैं रुक जा रहा हूं यहाँ पे 1 मिनट। ओके बच्चों, तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपने कभी नहीं किए तो सबसे पहले एपी के टर्म्स कंसिडर कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे तो
ऐसा तो लिखा नहीं है कि 3 टर्म है, 4 टर्म है, जो कि आप लेट कर लें कि a माइनस डी ए प्लस डी टाइप के होंगे। यहाँ पे तो n टर्म्स की बात चल रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितने टर्म्स है। तो अब बच्चों आप इस तरह से लिख लिया करिए कि a1 फर्स्ट टर्म है, a2 सेकेंड टर्म है, a3 थर्ड टर्म है, a4 फोर्थ टर्म है, इस तरह करके आपके n टर्म्स। और लास्ट 4 टर्म्स आपको लेने होंगे तो एक an होगा, और an के पहले an माइनस 1 होगा, an माइनस 2 होगा, an माइनस 3 होगा। यही तो होंगे आपके लास्ट 4 टर्म्स। तो बच्चों आपको पास क्या गिवन है? आपके पास कह रहा है जो सम है फर्स्ट 4 टर्म्स का, वो कितना है? 56। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना है? 56। तो बेटा फर्स्ट 4 टर्म्स का सम का आप तरीका जानते हैं, वो उसको आप लगा लीजिए। तो पहले बच्चों आप किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। देखिए बच्चों अभी आपके पास इतना ही डाटा है जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है। तो कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स का लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे n/2, 4 टर्म्स है यानी 4/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स में पहला टर्म a1 हो गया और चौथा टर्म a4 हो गया। तो पहले टर्म की वैल्यू क्या है? a1 है, और आखिरी टर्म की वैल्यू क्या है? a4 है। इसको आप पुट कर दीजिए तो आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स का सम आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या गिवन है? 56 गिवन है। तो ये कई बच्चों को मैंने देखा है प्रॉब्लम आती है, वो कहते तो है हो रहा है, लेकिन होता नहीं है उनसे। a4 की वैल्यू क्या है? a4 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? a4 की वैल्यू होगी a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 3d। अब आप जैसे लिखना चाहे, अगर आपको n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, वो भी लग जाएगा, क्योंकि वो लगाएंगे तो भी यही आएगा, और अगर इस तरह से लगाएंगे तो भी वही आएगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको इजी क्या लगता है। इज इक्वल टू 56। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये बनी है 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 28। और इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो और भी वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि आपको बच्चों क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है। a आपका फर्स्ट टर्म है, वो 11 है। तो अगर आप a की वैल्यू 11 इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास d क्लियर आउट निकल आएगा। d आ रहा है यहाँ पे 2। सभी बच्चे चेक कर लें अपना करके। उसके बाद देखो बच्चों क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स का सम। लास्ट 4 टर्म्स कौन कौन से हुए आपके पास? यानी an हो गया, an माइनस 1 हो गया, an माइनस 2 हो गया, an माइनस 3 हो गया। तो बच्चों ये लास्ट टर्म्स है 4, इनका सम बच्चों कितना है? 112। कितना है? 112। अब बच्चों यहाँ पे फिर से मैं वही एक फॉर्म लगा दूंगा, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम क्या लगाएंगे? n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके 4 है, लास्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरीके तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो फॉर्मूला होता है सम का, इज इक्वल टू 112। अब सभी बच्चे इसको करना जानते हैं, इसको अपना करते रहे। 4/2 हो जाएगा 2 आपका, an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी बच्चों को यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और सॉल्व करिए जो an माइनस 3 है, क्योंकि लास्ट 4 टर्म्स में सम कह रहे हैं, तो आपका फर्स्ट टर्म an हो गया और आखिरी टर्म an माइनस 3 हो गया। ठीक है ना, लास्ट 4 टर्म्स का सम, या फर्स्ट टर्म an माइनस 3 हो गया तो आखिरी टर्म an हो गया, यही तो आप कहेंगे। तो चाहे आप an को an माइनस 3 से ऐड करिए, चाहे an माइनस 3 को an से ऐड करिए, किसी को भी फर्स्ट और लास्ट मान लीजिए, होगा तो ऐसे ही। तो an माइनस 3 क्या होगा? वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n माइनस 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? n माइनस 4 इंटू डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 112। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो सभी बच्चों को इतना पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 2 को आप उधर ले जाइए डिवाइड में करके, तो 56 हो जाएगा। बाकी आप टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। जब आप टर्म्स कलेक्ट करेंगे और a की वैल्यू 11 पुट कर देंगे तो बच्चों यहां से इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 2n माइनस 5 इंटू डी इज इक्वल टू 56, ये बन जाएगी। अब बच्चों a की वैल्यू आप जानते हैं, a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए,
ए की सभी वैल्यू बच्चों पुट करो, 11 है, और डी की वैल्यू भी आपको पता है, आपने अभी कैलकुलेट की है, डी की वैल्यू 2 है, उसको भी पुट कर दो। जब बेटा करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू 11 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। तो सभी बच्चों यहाँ से अपने आप आगे आप खुद भी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन किस तरह से किया हुआ है। काफी इजी क्वेश्चंस हैं अभी हम जो एपी के डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी कोई भी बहुत ही टफ क्वेश्चंस डिस्कस आपसे नहीं किए हैं। तो अब बच्चों एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो भी आप जानते होंगे, अगर आप खुद से पहले कर लें तो काफी कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। क्वेश्चन है, इफ द mth टर्म, अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिखें या आपको क्वेश्चन पहले से पता ही होगा? ठीक है बच्चों, अपने आप से करिए इसको आप। ओके बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट कर रहा हूं करने के लिए। तो बच्चों देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेट कर लिया करिए। लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आंसर, लेट द फर्स्ट टर्म is a and common difference is d। तो बच्चों AP का mth टर्म, ये हो गया mth टर्म, वो क्या है 1/n, और AP का nth टर्म वो क्या है 1/m। तो बच्चों mth टर्म को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/n। a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू 1/n। और इसको क्या लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। अब बच्चों दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर a की वैल्यू वही आएगी जो d की वैल्यू है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू भी 1/mn आएगी और d की वैल्यू भी 1/mn आएगी। अब बच्चों आगे देखिए आपको क्या निकालना है, निकालना है शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। सम किसका निकालना है, फर्स्ट mn टर्म्स का। तो सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स कैसे आप लिखेंगे, हो जाएगा mn/2 2a प्लस mn-1 इंटू डी। अब बच्चों यहाँ पे काम कर लो, ये फर्स्ट mn टर्म्स का सम पता है आपको। अब आप इसमें a की वैल्यू भी पुट कर दो, d की वैल्यू भी पुट कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके ये पास ये सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 2a, a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे अपने आप से पुट करिए। a की वैल्यू क्या है 1/mn प्लस mn-1, d की वैल्यू है 1/mn। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1/2 mn प्लस 1। तो बच्चों ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। तो बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया, द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। जो आपको प्रूफ करना था बच्चों वो आपका आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये स्कूल में काफी बार आता है। तो सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे अभी हमने एकदम नए तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन आप लोग को सबको क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपके पास गिवन था रिलेशन कि एपी के फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है, यानी एपी में 24 टर्म्स है, और आपके पास एक रिलेशन है a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 a24 इज इक्वल टू 225। अब बच्चों मैंने आपको यहाँ पर एक बात समझाई कि अगर हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे मैंने अभी एक सीक्वेंस आपके सामने लिखी है और मैंने बताया कि उसमें जो 1 प्लस 15 होगा वही 3 प्लस 13 होगा, वही 5 प्लस 11 होगा, वही 7 प्लस 9 होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी आगे का पहला टर्म और पीछे का पहला टर्म का सम किसके इक्वल होगा,
आगे का दूसरा टर्म और पीछे के दूसरे टर्म के सम के बराबर, वो किसके इक्वल होगा? आगे से तीसरे टर्म और पीछे से तीसरे टर्म के सम के बराबर, ये इक्वल होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस एपी में 24 टर्म्स है, तो उसका फर्स्ट टर्म अगर A1 होगा तो आखिरी टर्म A24, यानी A1 प्लस A24 किसके बराबर होगा? आगे से A2 पीछे से 23, वो होगा A2 प्लस A23 के। उसी तरीके से अगर हम इस बात को कंटिन्यू करते चले जाते हैं तो A5 आगे से A5 और पीछे से A20, इनका भी सम क्या होगा? बराबर होगा। आगे से A10 पीछे से A15, इनका भी सम क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब जो A1 प्लस A24 है, बच्चों ध्यान से देखिए, जो A1 प्लस A24 है वो A5 प्लस A20 है, वही A10 प्लस A15 है। इसका बच्चों मतलब हम क्या करेंगे, जो अपने पास गिवन रिलेशन था उस गिवन रिलेशन को हाईलाइट करेंगे और जो आपके 3 टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उसको 3 टाइम्स कर देंगे क्योंकि वो सब आपस में इक्वल है, और उससे आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आ जाएगा, और जिसको हम यूज करेंगे फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी को निकालने के लिए। वो होता है n/2 a प्लस एल। ए आपका A1 है और एल जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, वो A24 है, जिसकी वैल्यू आप 75 निकाल चुके हैं। जब आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर 900 निकल करके आ जाएगा। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। किसी को ना क्लियर हो तो वो अभी भी बताए, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप अपनी कॉपी में देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of first m terms, if the sum of first m terms of AP is same as the sum of first n terms ध्यान से देखिए, if the sum of first m terms of an AP is same as the sum of first n terms, show that the sum of its m plus n terms is 0. m plus n terms is 0. तो ये बच्चों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप इसको कर सकते हैं अपने आप से। तो किस तरह से करेंगे बच्चों आप इसको? बहुत इजी है। आपके पास गिवन है जो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स है वो इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि m/2, AP का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, इसको लिख सकते हैं m/2 2a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो दोनों तरफ से अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए अपनी कॉपी में, सारी लाइक टर्म्स एक तरफ कलेक्ट करके ले आइए। तो 2a के साथ आएगा m-n प्लस d के साथ आ रहा है ब्रैकेट में m टाइम्स m-1 माइनस n टाइम्स n-1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो 2a टाइम्स m-n प्लस d टाइम्स ब्रैकेट में क्या आ रहा है m² माइनस n², m² माइनस n² क्या फैक्टर कर लीजिएगा, m-n m+n और माइनस टाइम्स m-n, इस तरह से इसको लिख दीजिए इक्वल टू 0। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा m-n पूरे में कॉमन है, m-n पूरे में कॉमन है, तो हो जाएगा 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0। यहां तक पहुंच गए। उसके बाद बेटा दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है,
तो उसका मतलब पहला भी 0 होगा, दूसरा भी 0 होगा। अगर हम पहले वाले को 0 कर देंगे तो m इक्वल टू n आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम दूसरे वाले को ही 0 करेंगे। तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आगे क्या करना है, बहुत आसान सा काम है, आपके पास सम निकालना है फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का। तो वो क्या होगा, वो होगा m प्लस n बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा m प्लस n टर्म्स का सम। और बच्चों अभी आप पीछे निकाल चुके हैं कि जो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी है वो 0 है। इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको कोई दोबारा डाउट हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं वेट कर लूंगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, अब आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल्स of a polygon, the interior angles of a polygon are in AP. The smallest angle is 120. The smallest angle is 120 and the common difference is 5 degree and common difference is 5 डिग्री। तो आपको स्मॉलेस्ट एंगल दिया है 120 डिग्री दिया है, कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री दिया गया। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है आपने अपने स्कूल में किया हो। तो बच्चों अगर मैं एक छोटे से पॉलीगन की बात करूं, सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। एक रेगुलर ट्रायंगल बना लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड्स क्या हो, इक्वल। आप चाहे तो मैं आपको एक और पॉलीगन बना सकता हूं। देखिए जैसे मैंने स्क्वायर बना लिया, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि इसकी भी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बेटा कोई भी पॉलीगन होता है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो जस्ट डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, वो होता है n माइनस 2 इंटू 180 पे, n माइनस 2 इंटू 180। ये हो सकता है आपको ना पता हो, मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज सम ऑफ n साइडेड ऑफ इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन। ये क्या है, ये सम है जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं पॉलीगन के, उनका सम। जैसे आपने कहा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, तो आप इसको लिख लीजिए पहले, सम ऑफ इंटीरियर एंगल of n-sided polygon, n-sided polygon। बच्चों आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप देखिए बच्चों, जैसे आपके पास 3 साइड का पॉलीगन है जिसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अगर उसमें 3 माइनस 2, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं 3, अगर 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 इंटू 180 हो, यानी ये सही है। 4 साइड का पॉलीगन लेंगे तो 4 माइनस 2 2 इंटू 180, दैट मीन्स 360, ये भी सही है। अब बच्चों यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पर जो पॉलीगन है वो n साइडेड पॉलीगन हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। हम तो नंबर ऑफ साइड जानते नहीं है, तो मान लूंगा वो n साइडेड पॉलीगन है। और अगर n साइडेड पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स जितने भी होंगे उनका सम तो आप लिख ही सकते हैं। वो कितना होगा, n माइनस 2 इंटू 180। और बेटा अगर हम इंटीरियर एंगल्स का सीक्वेंस देखें तो भी हम उसके सम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का आपको फर्स्ट टर्म पता है। नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी, है ना। जैसे अगर 3 इंटीरियर एंगल्स हैं तो 3 साइड्स हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स हैं तो 4 साइड्स हैं। और अगर n साइडेड पॉलीगन है तो उसके नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, n होंगे। तो उनका सम क्या होगा, n बाई 2, 2a, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म आपको दिया है कि सबसे पहला टर्म यानी पहला इंटीरियर एंगल क्या है, 120 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपको दिया है 5। अगर आप ध्यान से देखें ये LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। क्यों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि LHS भी n साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स को सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और RHS भी n साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसका मतलब ये दोनों बातें बच्चों इक्वल हो जाएंगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप इसको तसल्ली से एकदम सॉल्व करिए तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ रही तो आप हमको बताइए। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करिए अपने साथ। जब सॉल्व करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके चेक कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा n minus 2 180 into 2 that means 360 is equal to, अंदर पूरा आप सिंप्लीफाई करेंगे 5n minus 5 240 वगैरह वगैरह सब, तो ये आ जाएगा n टाइम्स 5n और ये हो गया 240 minus 5 यानी कि 235, ये आ जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई वगैरह करिए तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। बेटा अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएंगे n माइनस 16 n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर n की वैल्यू 2 आई है, 16 और 9। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम मान लीजिए हमने n की वैल्यू 16 ले ली, n की वैल्यू मान लो हमने 16 ले ली और n की वैल्यू हमने एक बार 9 ले ली, तो 16 और 9 पे आप एक बार चेक करिए कि आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं। जब आप 16 पे वैल्यू निकालेंगे तो 16 पे आपका इंटीरियर एंगल जो आएगा, मतलब जो लास्ट एंगल आएगा 16 पे निकाल के आप चेक करिए। भाई 16 वाला आप कैसे निकालेंगे, अगर n 16 है तो लास्ट इंटीरियर एंगल क्या होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका 120 है, d आपका 5 है और n आपका 16। अगर आप ऐसे डालेंगे तो आपका लास्ट इंटीरियर एंगल आएगा 195, जो कि पॉसिबल नहीं है। 195 तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों यहाँ पर n हम क्या लेंगे, n आपका 9 लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपका पॉलीगन है वो 9 साइडेड पॉलीगन है। कैसा पॉलीगन है, 9 साइडेड पॉलीगन है। तो सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमने क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर किया है। सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन हमने किस तरह से किया है। तो यहाँ n की 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें से n की वैल्यू एक ही एक्सेप्ट होगी और वो n की वैल्यू क्या है, 9।